नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लॉग इन नेशनल। सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से एनजीओ और बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं। कोई कैंसर पेशेंट के लिए काम करता है, कोई हार्ट पेशेंट के लिए काम करता है, तो कोई विकलांगों के लिए काम करता है। कुल मिला के हमारे देश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं और एनजीओ हैं जो ऐसे लोगों के लिए कार्य करती हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कन्नौज के कस्बा गुरसाएगंज में, और यहाँ पर एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है लकी हेल्थ डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। जहाँ पे ये लोग रहते हैं वही इनका परिवार है, और यही स्कूल का प्रांगण, यही इनकी दुनिया है। चलिए, सबसे पहले आपको मिलाते हैं ऐसे लोगों से जो इस संस्था में रहते हैं। आइए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ये सब वही लोग हैं जो इस संस्था में रहते हैं। यही इनका जीवन यापन होता है, और यहाँ के संचालक वही इनके माता पिता हैं, और यही इनके आपस के लोग, यही उनकी दुनिया है। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि इनका मानसिक स्तर क्या है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हाँ, सुखराम सिंह राम सिंह यादव। यादव। हाँ। कहाँ का यहीं रहते हो हाँ, आप? गोसाईगंज जिला। ये गोसाईगंज। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो यहाँ हाँ। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, खाना वाना सब आपको समय से मिलता है? अच्छा, तो कुल मिला के आपको अच्छा लगता है। हाँ। चलिए, इसी संख्या में और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हैं? कीर्ति। कीर्ति नाम अपना बता रही हैं। अच्छा, खाना आना समय मिलता है आपको तो यहाँ? अच्छा लगता है यहाँ? कुल मिला के दर्शकों, चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि जीवन आनंदमय कट रहा है। मानसिक स्थिति का अंदाजा आप अपने स्तर से लगा सकते हैं, लेकिन चेहरे की खुशी बता रही है कि जीवन जैसा भी है लेकिन आनंदित है। इसी श्रृंखला में हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है? गुड़िया मेरी नाम है, बस हो गया। गुड़िया तुम्हारा नाम है? हाँ हाँ, अच्छा लिख लगता लेना। है यहाँ? नहीं, मुझको ना पसंद है। यहाँ अच्छा नहीं लगता आपको? ना पसंद है। नापसंद है? ये बता रही है कि नापसंद है। कारण जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। क्यों नहीं अच्छा लगता आपको यहाँ? मुझको ना पसंद है ये सब। नापसंद है? कुल मिला के यहाँ अच्छा नहीं लगता है। देखिए, एक असंतुष्ट भी मिले हैं। अब कारण क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, बता रहे हैं हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। चलिए, और भी लोगों से आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है भैया? हैं? सुंदरम। अच्छा, अच्छा लगता है आपको यहाँ? खाना वाना समय से मिलता है? समय से खाना नहीं मिलता? नहीं मिलता? क्या बाकी लोग तो बता रहे हैं समय से मिलता है। दर्शकों, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चल रहा होगा। ये इनकी स्थिति कुछ दूसरी होती है। कुल मिला के संतुष्ट हैं, लेकिन अब आप समझ सकते हैं। चलिए किसी और से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अमर सिंह। अच्छा लगता है आपको यहाँ? हाँ, खूब बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। हाँ, डॉक्टर साहब आपका ख्याल रखते हैं पूरा? डॉक्टर साहब तो बढ़िया है, कोई गोली दे जाते हैं वो समय पे काम सही करते हैं, ये उनका काम होता है डॉक्टर साहब। कुल मिला के संचालक जी की तारीफ कर रहे हैं कि पूरा ख्याल रखते हैं, उनको यहाँ अच्छा भी लगता है। चलिए इसी संक्रांत में और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? पुष्पेन सिंह। प्रेम सिंह। अच्छा, कैसा लगता है आपको यहाँ? ठीक लगता है। ठीक लगता है। खाना वाना समय से मिलता है हाँ, आपको? समझ। चलिए इसी संक्रांत में और लोगों से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई अपना? नीरज। कितना समय हो गया यहाँ पर? मैं तो सही हूँ, मैं तो भी आया। अभी हो? सही हो? हाँ, अच्छा लगता है यहाँ? सही है। अच्छा लगता है, सही है। चलिए इसी संक्रांत में और लोगों से हम बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है? हैं? अन्ना। कैसा लगता है आपको यहाँ? उम्र और मानसिक संतुलन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है दर्शकों। उस हिसाब से स्थिति आप समझ सकते हैं। चलिए किसी और से भी हम आपको बात करके दिखाते हैं।
क्या नाम है भैया? नाम नाम राम के घर। अच्छा लगता है आपको यहाँ? सही लग दिया है, सही लगता है। अच्छा पूरा ध्यान रखा जाता है आपका? हाँ ध्यान रखो। कुल मिला के दर्शकों जो लोग हैं चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता है, खाना वाना सब समय से मिलता है। अब ऐसा है, जितना उनका मानसिक स्तर काम करता है उस हिसाब से उन्होंने अपना जवाब दिया। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे जितने भी लोग हैं सबको एक बार डीपली दिखा दें सबके चेहरे। दर्शकों ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और आपस के लोग ही इनका परिवार हैं और इनकी खुशी ढूंढने का जो कार्य है ये आपस में ही कर लेते हैं। जब आप अपने घर परिवार और व्यापार से बोर होते होंगे तो आप कहीं पिकनिक पे घूमने जाते होंगे, या जब मानसिक संतुलन से कभी परेशान होते होंगे तो रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाते होंगे। लेकिन दर्शकों ये जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं यही इनका परिवार है। यही लोग आपस में ही अपने दुख दर्द को बांट लेते हैं और ये जो स्कूल जो संस्था है जहाँ पे ये रहते हैं यहीं पे इनकी दुनिया है। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते होंगे, किसी ने कुछ कह दिया या व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कुल मिला के छोटी बातों पे भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते होंगे। जरा तुलना कीजिए इन लोगों से अपनी कि जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं वैसा इन लोगों का सपना होता है। ये इनकी एक आस होती है कि शायद ऐसा जीवन हम भी कभी जी पाए। इन लोगों से सीख लेनी वाली बात यह है कि जीवन में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बाकी दुख दर्द तो पूरी जिंदगी में व्याप्त है। दर्शकों चलिए इसी श्रृंखला में आपको मिलवाते हैं इसके संचालक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप जी। दर्शकों ये है हमारे साथ इस संस्था के संचालक जिनका नाम डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या इनका मिशन है, संस्था को कहां तक ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब जानना आपसे ये चाहेंगे कि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी अपने जीवन में ही इतना व्यस्त है कि किसी और के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आखिर कहाँ से इस संस्था की शुरुआत हुई और कहाँ से ये आइडिया आया कि इन लोगों को पनाह दी जाए और इनके जीवन के स्तर में कुछ सुधार की जाए? कैसे ये आइडिया आया और कैसे इस चीज़ों को आपने आगे बढ़ाया? आइडिया ऐसा है, हमारा बचपन से ही कुछ ऐसा उद्देश्य रहा है कि समाज की सेवा की जाए और समाज की सेवा में कुछ ऐसा किया जाए जो बिल्कुल अलग हटके हो। हमारा हमने एमबीबीएस एमडी करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 2 साल बाद हमने रिजाइन दे दिया। उसके बाद भी हमारा गवर्नमेंट में कभी आज तक हमने अप्लाई ही नहीं किया। हमारे पिता, माता और परिवार के सगे-संबंधी सब इससे संतुष्ट रहे कि इतना पैसा लगाने के बावजूद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और इसने ए ग्रेड से रिजाइन दे करके प्रैक्टिस की। फिर 11 साल हम समधन में प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहे। चाहते तो हम गुरसाहिबगंज में भी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन हमने समधन इसलिए चुना कि वहाँ पे गरीब जनता ज़्यादा है और उसके लिए वेल क्वालिफाइड पर्सन की आवश्यकता है। फिर 2004 5 में हमारा ये बेटा लकी पैदा हुआ। यही इस संस्था का एक उद्देश्य हुआ। तब से हमारे दिमाग में आया कि ऐसे लोगों के लिए हमको शिक्षा के लिए कुछ ऐसा रास्ता ढूँढना पड़ेगा कि जो इनके लिए जीवन की मुख्य धारा से जुड़े। तो 2005 में जब हम इसको लखनऊ लेकर के गए चेतना मानसिक विद्यालय में, तो वहाँ पे डॉक्टर से संतोष जी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक एनजीओ डालिए, जबकि वास्तविकता ये है कि हम मेडिकल फील्ड से रहे, बाहरी दुनिया का हमको कोई ज्ञान नहीं था, एनजीओ का हम मतलब भी नहीं जानते थे। फिर लोगों से जानकारी करके इधर-उधर से इकट्ठा करके हमने एक एनजीओ का रूप लकी हेल्थ डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी रखा। लकी हमारे बेटे का नाम है। हेल्थ का मतलब हम अगर स्वस्थ होंगे मानसिक और शारीरिक रूप से तो हम हर कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
सोशल मतलब समाज के लिए न कि अपने और अपने परिवार के लिए वेलफेयर यानी कि बहुत ही अच्छा कार्य करें। तो जाकर के 2005 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन पीडब्ल्यूडी एक्ट का लखनऊ में कराया और किसी एनजीओ को बनाना, किसी संस्था को बनाना इतना आसान कार्य नहीं है। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सरकारी दफ्तरों के बहुत सारे चक्कर भी काटने पड़ते हैं। उसके बाद में कहीं जाके एक एनजीओ शुरू हो पाता है। डॉक्टर साहब, जानना आपसे ये चाहेंगे कि जो इतने लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। अगर घर परिवार में भी एक ऐसा व्यक्ति होता है तो घर वाले कहते हैं कि मानसिक विक्षिप्त है, कहीं ईंट ना मार दे, पत्थर ना मार दे, या रात में सोते समय कुछ ऐसा ना कर दे जिससे हमारे जीवन को नुकसान हो। डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल होता है इनको मैनेज करना और किस तरीके से आप एक मुख्य अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका इनके साथ निभाते हैं? देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमको ये लगता है कि दुनिया में अगर सबसे चुनौतीपूर्ण, फौज से भी चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो मानसिक विक्षिप्त और मानसिक मंदितों को रखना। हमारे सामने कई बार हमने मार भी इनसे खाई है, गाली भी ली है और इनकी बद्दुआएँ भी ली, क्योंकि ये मन के स्वतंत्र होते हैं। जो इनके मन में आएगा, अक्सर ये रात में जगते रहते हैं। न तो इनको स्वैच्छिक सही तरीके से खाना आता है, न तो बैठना आता है, न दैनिक क्रियाएँ कर सकते हैं। आज भी हमारे पास 8 से 10 संवासी ऐसा है कि जो बिस्तर पे ही लैट्रिन पेशाब कर देता है और 1 से लेकर के मतलब 24 घंटे में कम से कम 7-8 बिस्तर खराब होते हैं। लेकिन हम उसको बोझ ना समझ करके, हम अपना सौभाग्य समझ करके और स्टाफ भी हमारा उसमें सहयोग कर रहा है। क्या माध्यम रहता है, आप तक कैसे पहुंचते हैं ये लोग और किस प्रकार से आपके यहाँ इनको फिर एडमिशन मिलता है? इनका माध्यम ये रहता है कि जैसे हम कहीं अगर जा रहे हैं, हमको रास्ते में कोई भी मानसिक विक्षिप्त या मानसिक रोगी दिखता है, तो अपनी हम गाड़ी रोक करके उससे वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने के बाद जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये मानसिक विक्षिप्त है या मानसिक रोगी है, फिर उसको हम अपनी गाड़ी में, अगर लेडीज़ है तो हमारे पास कोई लेडीज़ स्टाफ होगा। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि लेडीज़ स्टाफ नहीं होने के बाद बावजूद भी हमने गाड़ी में बैठाला। फिर उसको हम अपने यहाँ ला कर के उसको सबसे पहले हम उसकी कपड़े हटवा करके स्नान ध्यान करवा करके फिर उसको, अगर दिन का वक्त है तो उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं। मेडिकल चेकअप कराने के बावजूद फिर उसको हम संस्था में अपने रखते हैं। रखने के बाद फिर हम इन्फॉर्म करते हैं जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को, फिर सीडीओ साहब को इन्फॉर्म करते हैं, फिर डीएम साहब को इन्फॉर्म करके उसको रखते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हमारे दर्शकों को इस तरीके का कोई पेशेंट दिखाई पड़ता है या उनको लगता है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उस पेशेंट को हमारे दर्शक आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है और क्या माध्यम हो सकता है जिससे उस ऐसे पेशेंट को आपके यहाँ एडमिशन मिल सके? इसका प्रोसेस यही है कि जो हमारी भौतिक क्षमता होती है 30-20-50 की क्षमता है, 30 पुरुष और 20 महिलाएं। अगर कोई बेड खाली है या बीच में ऐसा होता है कि अगर एक्सपायर हो गया है, 2 बेड खाली हैं, तो उसको मानसिक विक्षिप्त है, तो वो हमको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा और यदि वो वहां पे उस मरीज को रोके रहता है या उस लोकेशन को हमको बराबर ट्रैक करके सूचना देता रहता है, तो वहाँ पे हम जाकर के या वो व्यक्ति यहाँ पे ला करके हमको यहाँ पे दे दिया, उसके बाद वो चला गया, उसका आईडी प्रूफ लेकर के फिर हम उसके आगे की प्रक्रियाएँ मेडिकल चेकअप करा करके और जो प्रक्रियाएँ हैं अभी अब पीछे हमने आपको बताया था, उस प्रोसेस से हम रखते हैं। तो दर्शकों, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बेड खाली होता है तो डॉक्टर साहब का नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भविष्य में अगर आपको कोई ऐसा दिखाई पड़ता है तो सीधे आप डॉक्टर साहब से उसके बारे में बताकर उसको यहाँ पर एडमिशन दिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, संस्था का क्या उद्देश्य है और कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं आप? और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जीवन के अंतिम क्षण, हम ओ पॉजिटिव ग्रुप है हमारा ब्लड, अगर इनके लिए ज़रूरत पड़े तो एक-एक बूँद अपनी हम अभी और आगे आने वाले समय में हमेशा तैयार हैं इन बच्चों को। हमें गर्व होता है कि हमारे कोई लड़कियाँ नहीं थी, हमारे पास आज 20 लड़कियाँ हैं, वो पापा कह के पुकारती हैं, हमसे उम्र में भी बड़ी हैं, तो हमें बड़ा गौरव लगता है, बड़ा खुशी महसूस होती है और इसमें 30 पुरुष हैं, इसमें हमसे उम्र में भी काफ़ी लोग बड़े हैं, लेकिन वो हमें पापा कह के पुकारते हैं और उनके चेहरे पे जब हम मुस्कुरान देखते हैं, तो हमको मतलब इतनी खुशी होती है कि हम आपके चैनल के सामने महसूस नहीं है कर सकते हैं अंदर से। और अंतिम हमारी इच्छा भी यही है कि अगर हमारी मृत्यु हो, तो इन्हीं के बीच में हो और इसके बाद
अगर कंधा भी लगाएं तो हमारी ये दिव्यांग जो हमको पापा कह करके जिनको हम रोड से जिन हालातों में लाए थे, आज जिन हालातों में बैठाले हैं, तो उस हालात में सबसे पहले कंधा ये लगाएं। देखिए डॉक्टर साहब, ये सब बातों को बताते हुए कहीं ना कहीं भावुक भी हो गए हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे खून का एक एक कतरा इन लोगों के जीवन के लिए समर्पित है। दर्शकों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी अपने घर परिवार और अपने व्यापार में उलझा रहता है। बड़ा मुश्किल है कि अपना पूरा जीवन ऐसी एनजीओ या संस्था के लिए समर्पित करना। डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है ऐसी संस्था को चलाने में। डॉक्टर साहब, सरकार से क्या आप मांग करेंगे या किस तरीके का और सहयोग बढ़े जिससे आप अपने एनजीओ को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकें? सरकार से हम मांग यही करते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं सबसे पहले तो हमको पूरा कर्मचारी दिए जाएं जो हमारी नियमावली में लिखे हैं। तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं, स्वीपर और केयर टेकर की कमी है। इनका मानदेय बहुत कम है, 6250 रुपये है। इसको 15 से 20,000 के बीच में जो भी सरकार समझे, क्योंकि हमारे ओल्ड एज होम का भी इससे ज़्यादा है, कस्तूरबा का भी इससे ज़्यादा है और वर्क में देखा जाए तो मानसिक विक्षिप्त में हमारे इनके बीच में जो हमारा वर्कर है बहुत ही मेहनत करता है, लगन से और दिल से जुटा है। गालियाँ भी खाता है, परेशानियाँ भी उठाता है, क्योंकि नॉर्मल नहीं है। तो हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। देखिए डॉक्टर साहब ने सरकार से अपनी मांग रखी कि सब किस तरीके से थोड़े फंड को बढ़ा दिया जाए जिससे इन लोगों का जीवन स्तर थोड़ा बेहतर हो सके। दर्शकों, हम आपको अपने वीडियो के दौरान डॉक्टर साहब का कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे। इससे अगर कोई दर्शक डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहे या इन लोगों के लिए कुछ सहयोग करना चाहे तो वो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। आज स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से हमने आपको कुछ अलग दिखाना चाहा ताकि आपको भी लगे कि जीवन जैसा आपका है वैसा किसी का नहीं। छोटी छोटी बात में तनाव लेना छोड़िए। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत करिए। जीवन से शिकायतें करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।